हमारे लिए तो ऑनलाइन पढ़ाना ही बहुत मुश्किल था क्योंकि छोटे छोटे बॉक्सेस दिखते हैं। सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के उस आरटीई एक्ट को डाइल्यूट करने के लिए वो ये डॉक्यूमेंट का हवाला देगी कि आरटीई एक्ट अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी नहीं देगी पैसा रिसर्च के लिए, बाहर जाने के लिए, और अगर फैकल्टी को नहीं देगी तो सोचिए स्टूडेंट्स को कहां से देगी। 11 लाख से ज्यादा टीचर्स जो है स्कूल में वैकेंसी है जो कि आज तक नहीं भरी गई है। ये जो चरित्र है उससे 4-5 चीजें निकल कर आती हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। मेरे सामने तीन सवाल थे प्रमुख कि आज जो ये एनईपी लाया जा रहा है इसका आज के भारत के लिए क्या महत्व है। क्या ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो जाहिर सी बात है अगर कोई सरकार लाना चाहे तो वो इंडिया के जो अपने जो प्रॉब्लम्स है जो एजुकेशन सिस्टम में जो आज 70 साल से पूरा नहीं हो पाया है उसको एड्रेस करना चाहेगी। क्या वो कर रही है? इंडिया का सबसे जो प्रमुख मुद्दा है वो एक्सेस का है कि सारे जो गरीब हैं जो मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आते हैं क्या उनको इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से अच्छा एजुकेशन एक्सेस होगा या मतलब अच्छा एजुकेशन हो या ना हो तो क्या एजुकेशन ही एक्सेस हो पाएगा? क्या वो एनईपी इसको एड्रेस करती है? इस सवाल को मैंने एक थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश की। दूसरा ये है कि आज के जो कॉन्टेक्स्ट में पिछले जो 10-15 सालों से लगातार जो ये एक मास एजुकेशन सिस्टम था हम लोगों का कि जहां पर स्टेट की भारतीय गवर्नमेंट की और सारे स्टेट गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो एजुकेशन की जिम्मेदारी उठाएंगे कि भारत जैसे जो लिटरेसी लेवल जहां पर बहुत लो है उनमें किस तरीके से लिटरेसी बनाया जाए, एजुकेशन किया जाए उनको। तो ऐसे तो भारत का लिटरेसी रेट 77.8% के लगभग है, लेकिन हम जानते हैं कि उस लिटरेसी रेट का क्या महत्व है, कितने लोग उसमें पढ़ सकते हैं। कई सारे उसमें वैसे लोग भी है जो सिर्फ अपना नाम हस्ताक्षर कर सकते हैं मगर एक लाइन ठीक से पढ़ नहीं सकते। क्या उस क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, ये कर रहा है ये एनईपी? तो वो भी एक बड़ा सवाल था। प्लस ये जो 15 सालों से धीरे धीरे जो एक प्राइवेट एजुकेशन जो जहां पर एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर 1970 से कोठारी कमीशन कह रही है कि जीडीपी रेशियो के साथ 6 के मुकाबले 6% एजुकेशन सेक्टर में आना चाहिए। एनईपी जो इतना ग्रैंड डॉक्यूमेंट है और उसमें क्या इसी मतलब चाहे वो जैसा भी हो क्या ये सरकार उस एनईपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो 6% इम्प्लीमेंट कर रही है, उतना पैसा लगा रही है? तो सारे ही जो ये इसके जवाब निकल कर आते हैं वो पूरी तरीके से ये बताता है कि ये एनईपी एक हाई ऑन रिटोरिक जैसे लोगों ने कहा लेकिन एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर इस एनईपी में क्या क्या बातें होती हैं इसमें कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 2035 तक हम 50% कर देंगे, लेकिन वो क्या ग्रॉस आज स्कूल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो स्कूल एजुकेशन के लिए आरटीई एक्ट लेकर आया गया था आज से 10 साल पहले और आरटीई एक्ट में एजुकेशन फंडामेंटल राइट बनाया गया था और उसमें 10 पॉइंट्स थे जिसमें स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें बहुत सारी चीजें उसमें इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी। एक कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की गई थी कि जहां पे सारे लोग हर क्लास के लोग हर जाति के लोग एक जगह में एक यूनिवर्सल तरीके का एक एजुकेशन उनको मिले, एक क्वालिटी एजुकेशन मिला। क्या वो हुआ? और क्या एनईपी के आने से ये चीज सुधरती है? बल्कि जस्ट उसका उल्टा हो रहा है क्योंकि आप अगर सरकारी आंकड़े ये कह रहे हैं कि नेशनल जो आरटीई एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है जहां पे एजुकेशन उसमें आरटीई एक्ट में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उसमें भी एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ झुकाव था लेकिन उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो कि भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी अगर हम स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन के को ध्यान में रखकर देखें। उसके भी जो 10 पॉइंटर्स है 12.6% की आरटीई एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है आज तक। आरटी मतलब सरकारी आंकड़े ही ये कह रहे हैं। कई सारे स्कूलों में जहां पे आरटीई एक्ट में बात की गई थी कि हर स्कूल में टॉयलेट होना चाहिए तो कई आधे से ज्यादा स्कूलों में अभी तक टॉयलेट नहीं है, जहां कहीं है टॉयलेट बहुत ही खराब हालत में है या फिर मेल जो बच्चों जो लड़कों के लिए है जहां लड़कियों के लिए नहीं है। 11 लाख से ज्यादा टीचर्स जो है स्कूल में वैकेंसी है जो कि आज तक नहीं भरी गई है और मेरे हिसाब से इसी तरीके की वैकेंसी हायर एजुकेशन में भी है। और पूरी तरीके से जो लास्ट 10 सालों में
टीचर, इसमें एनईपी में बात की गई कि ट्रेन टीचर्स लेकर आएंगे, बीएड, तो क्या सरकार ने बीएड के कॉलेजेस खोले? बल्कि पिछले 4 सालों में एनईपी के आने के बाद से भी जो सरकारी डिपेंडेंस ऑन पैरा टीचर्स हैं, जो शिक्षा कर्मी कहीं कहते हैं और जो ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट कहती है, उसमें ज्यादा डिपेंडेंस हो गई है। और एजुकेशन बजट भी अगर देखा जाए, जो आज से 2014 से पहले 4.8% था, 8% ऑफ द जीडीपी था, आज वो कम होकर 2.8% के लगभग है। तो आप देखिए कि जहां पे इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स ला रहे हैं एनईपी में, जहां पे एक ग्रैंड विजन दिया जा रहा है, अगर हम उसके सारे क्रिटिसिज्म हटा भी ले, तो भी क्या सरकार का रवैया देखिए, क्या वो ऑनेस्ट है इसी को इंप्लीमेंट करने में लिए? इसीलिए मेरे हिसाब से ये एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकलिटीज है। और दूसरी और मुझे ये लगता है कि जो आरटीई एक्ट में जो कुछ चीजें जो गारंटीड थी, उसको एनईपी एक तरीके से और डाइल्यूट कर ले जाएगी, और एक तरीके से एनईपी एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन जाएगा स्कूल एजुकेशन के लिए, जहां पर सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के उस आरटीई एक्ट को डाइल्यूट करने के लिए वो ये डॉक्यूमेंट का हवाला देगी कि आरटीई एक्ट अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से एनईपी में एक बहुत ही बड़ा एक छोटे से कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो फंड्स हैं, उसमें वो यूज करेंगे। तो आप ये जो पूरा जो थ्रस्ट है बीजेपी गवर्नमेंट का, और उससे पहले कुछ हद तक कांग्रेस गवर्नमेंट का भी, कि ये जो सरकारी स्कूलों को खत्म करके एक लो कॉस्ट एजुकेशन मॉडल लेकर आए स्कूल के लेवल पर, तो आप वो 5+3+3+4 चाहे जो भी उसको नाम दे दीजिए, लेकिन सरकार अपनी तरफ से टीचर्स ट्रेन नहीं करेगी, अपनी तरफ से एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाएगी। उसके रिप्लेसमेंट में वो लोग इस तरीके से कॉर्पोरेट या छोटे छोटे जो बिजनेसमैन, हर जगह में आज आप कहीं पे भी भारत में जाइए, छोटे छोटे जगहों में बहुत ही प्राइवेट स्कूल्स खुले हुए हैं जो कि लो कॉस्ट है, 400-500 रुपए पर मंथ उनकी फीस होती है, जो भी अनअफोर्डेबल है बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन वहां की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पूरी तरीके से खराब है, जहां वहां पे ट्रेन, वहां पे कंप्लीटली अनरेगुलेटेड एक उन लोगों ने एक पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है, जहां पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, कोई भी रेगुलेशन नहीं रहेगा कि वो उस लो कॉस्ट प्राइवेट एजुकेशन जो स्कूलिंग जो हर जगह में छा जाएगी आने वाले 10 सालों में। और जो सरकार के जो स्कूलों को हम देख सकते हैं कि आपने ये ठीक पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, कम से कम सरकार चाहे जितनी भी भ्रष्ट हो, उनका एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि जब वो टीचर्स रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन देखकर कर रहे हैं। मगर यहाँ पर ये जो लो कॉस्ट, ये कंप्लीटली अनरेगुलेटेड है और उसमें किस तरीके से ये हो, वो चीज हमें देखना होगा। और दूसरा पक्ष जो मैं ये रखना चाहता हूं कि एनईपी जो भारत की सरकार का अभी जो पूरी तरीके से जो सेंट्रलाइजेशन की जो टेंडेंसीज है, उसमें परफेक्टली ये फिट हो रही है। इसीलिए क्योंकि आप पहले एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, और कई सारे स्टेट्स ने ये लास्ट 70 सालों में दिखा दिया है कि एक स्टेट का जो एजुकेशन है वो स्पॉन्सर्ड है, केरला हो चाहे ये बंगाल हो चाहे तमिलनाडु हो, और आज दिल्ली भी एक हद तक, कि किस तरीके से अगर सरकार चाहे तो अच्छा कर सकती है, उसको वो हटाकर हर लेवल पे सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। स्कूल में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो कि प्रधानमंत्री खुद हेड करेंगे, यूजीसी वगैरह हेड करके HECI ले आए हैं वो लोग, जिसमें हम लोन उनसे लेना पड़ेगा, वो पूरी तरीके से। तो ये सारा जो एक सेंट्रलाइजेशन का टेंडेंसी है, वो पूरी तरीके से कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अगर कोई प्रोग्रेसिव चेंज करने की कुछ मनोकामना हो, उसको भी खत्म करके पूरी तरीके से सेंटर के अधीन हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट। तो आने वाले दिनों में तो एक तरीके से जो लो कॉस्ट प्राइवेट एजुकेशन, आज हमारे पास प्राइवेट एजुकेशन के नाम पे अशोका यूनिवर्सिटी जो कि अच्छा एक करियर, आने वाले दिनों में ऐसे छोटे छोटे यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा खुल जाएंगे। एनईपी का जो पूरा थ्रस्ट ही वोकेशनल ट्रेनिंग का है, क्वालिटी एजुकेशन का नहीं है। मल्टीपल एग्जिट तो पूरी तरीके से इस तरीके से ये जो आने वाले दिनों में जो लो कॉस्ट है उसमें क्वालिटी और खराब होगी मेरे हिसाब से, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और ये सारे जो दिक्कतें हैं, इसको ध्यान में रखकर हमें एनईपी का अध्ययन करना होगा और फिर उसके बाद उस सवाल पूछना होगा। सवाल ये नहीं है कि आज क्या सरकार है और कल क्या सरकार है, ये जो पैटर्न है और वो एनईपी उसका जीता जागता एक तरीके से सबूत है।
इतना कुछ हो गया है उस यूनिवर्सिटी में ये 1-2 साल में, जो कि बहुत आश्चर्यजनक है। जहाँ की बालाजी ने बोला, एंड आई एम वेरी प्राउड बीइंग एन एक्स JNUI, कि ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ फी हाइक रेजिस्ट की गई है, और ये फी हाइक 1991 के टाइम से ही रेजिस्टेंस इसका चल रहा है, एंड वी मैनेज्ड। सो वेयरएज JNU में एक बहुत बड़ा तबका आता है जो बहुत ही कम फीस देके पढ़ रहा है, और जो होना भी चाहिए। पब्लिक एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल। पर इन 2-3 सालों में एक ऐसी चीज हुई है कि हमारे यहाँ नए नए स्कूल्स आए हैं जिनमें अलग फीस स्ट्रक्चर का पालन हुआ है। तो एक ही JNU में एक स्टूडेंट पे करता है 283 रुपीज 6 महीने के लिए, एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग का स्टूडेंट पे करता है 60,000, और एक जो मैनेजमेंट का स्टूडेंट है वो 12 लाख। तो इस तरह के सिम्टम्स हैं जो कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू दैट। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को ये जो सारा नलिता ने बताया, चाहे वो मूक हो, चाहे वो स्वयं हो, ब्लेंडेड टीचिंग हो, ऑनलाइन हो, इन सब की तैयारी हो गई है। हमें खुद बोला जाता है कि आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। तो हमारे लिए तो ऑनलाइन पढ़ाना ही बहुत मुश्किल था, क्योंकि छोटे छोटे बॉक्सेस दिखते हैं स्क्रीन में, कोई आज मतलब स्टूडेंट दिखता ही नहीं है। अब वो बोल रहे हैं बॉक्स की भी जरूरत नहीं, आप कैमरा के सामने बैठ जाइए और बोलते जाइए, जैसे कोई पैरेट है। हाँ मतलब इसमें कोई इंटरैक्शन नहीं, कुछ नहीं। तो sometimes I am ashamed that the government of the day and even the Ministry of Education can treat its best university in this manner. अभी 1 साल होने को जाएगा, हमारा वाइस चांसलर अभी भी केयरटेकर वाइस चांसलर ही है, और वो ऐसे फंक्शन कर रहा है, वो सारे NEP हो, सारे वो नॉर्मल वे में फंक्शन कर रहा है, नए नए स्कूल्स के घोषणा कर रहा है, हेफा लोन से बनेंगे उनको। ये अभी हाल ही में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग हुई जहां बहुत सराहा गया, क्योंकि एक फ्रेग्रेंस जो अगरबत्ती या कोई कंपनी बनाती है, उसने कुछ व्यक्ति को फर्नीचर डोनेट किया। तो बहुत सराहा गया वाइस चांसलर से कि यही मॉडल है। अब फैकल्टी को अपने यूनिवर्सिटी नहीं देगी पैसा रिसर्च के लिए, बाहर जाने के लिए, और अगर फैकल्टी को नहीं देगी तो सोचिए स्टूडेंट्स को कहाँ से देगी। हाँ, तो वो सब जो दौर है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और इसी के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है जिसमें टेकिंग क्यू फ्रॉम द फार्मर स्ट्रगल, हमें we have to make education a political subject for all. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।